समय में जो स्थिति भारत की है, या मैं कहूं जो स्थिति यहाँ के दलित आदिवासियों की है, पिछड़ों के मुसलमानों की है, लोकतंत्र के समय में ऐसी स्थिति अब से पहले में रही नहीं। को महसूस करना पड़ेगा, इस देश की व्यवस्था को परिवर्तित करना पड़ेगा। हमारे प्रत्येक महापुरुष ने, तथागत गौतम बुद्ध हो, भारत की व्यवस्था परिवर्तन की, सतगुरु रविदास जी ने भारत की व्यवस्था परिवर्तन की। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, जब कोई पदाधिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे तो उसके किराए की व्यवस्था, उसकी रोटी की व्यवस्था और उसके सोने की व्यवस्था मौजूदा समय के कार्यकर्ता और पदाधिकारी करेंगे जो बहुजन मूवमेंट को समझते हैं। बहुजनों के तीन कप्तान दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुसलमान। आज एक लाइन में समस्त बहुजन महापुरुषों को नतमस्तक नमन सलूट। राजस्थान के तमाम क्रांतिकारी साथियों को जिन्होंने यहाँ बुलाया और आज जो मान सम्मान दिया, ये जो लोग पूरी यहाँ बैठी हुई है, बहन से लेकर सभी प्रदेश कमेटी और ये सब साथी जो ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार। साथियों, आज साथियों ने बताया था कि आपको भीम आर्मी पार्टी की समीक्षा करनी है। समीक्षा तो होती रहेगी, बात करना भी आवश्यक है। अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें भाई रईस मलिक जी ने कही, हिमांशु भाई ने तो बहुत ही आनंद मान दिए, अभी बहन ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, अनिल देवनाथ जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। देखिए, सच्चाई का जीवन हम भीम आर्मी के लोगों को पसंद है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी होंगे तो सच्चाई पर ही काम करना है, क्योंकि फील्ड वर्कर है। तो मैं जानता हूं अगर मैं फील्ड में काम नहीं करूंगा तो हिमांशु काम नहीं करेगा। मैं भी जानता हूं मैं अगर काम नहीं करूंगा भाई रईस मलिक जी भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा लीडर होता है वैसे ही आगे कार्यकर्ता पैदा होते हैं। तो हम क्योंकि सच्चाई पे अमल करने वाले लोग हैं, कुछ बुरा लगेगा तो माफी चाहूंगा, क्योंकि कड़वा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। मोबाइल माइक से थोड़े दूर रखें, मोबाइल थोड़े माइक से दूर रखें। कड़वा बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं। माइक छोड़ क्या है, सारे उठ आ जाएंगे यहाँ मोबाइल लेके। अरे भैया लाइव बाकी शेयर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। जो लाइव चल रहे हैं वो बीच में आ जाए ना सब, पे चढ़ जाओ, बाकी लोग लाइव करने वाले बाकी सामने समझा तो है थोड़ा बहुत ज्यादा उससे। मैं ये कह रहा था कि कड़वा बोलते हैं। देखिए, मौजूदा समय में जो स्थिति भारत की है, या मैं कहूं जो स्थिति यहाँ के दलित आदिवासियों की है, पिछड़ों के मुसलमानों की है, लोकतंत्र के समय में ऐसी स्थिति अब से पहले में रही नहीं। आजादी के समय से पहले रही हो तो रही होगी, अंग्रेजों के टाइम में भी मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति रही हो, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारे अधिकार हमें जो है यहाँ पर दिए, महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए। तो आज की जो मौजूदा स्थिति है वो लगातार भयानक होती है। अब ऐसे मौजूदा समय में अगर मैं ये कहूं अनिल देवनाथ जी की कमर पर हाथ मार करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो भाई ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर मनोहर साहब काशीराम साहब को पढ़ता हूं, उनके बराबर, उनके नखून के बराबर अगर हम काम कर जाए तो इस देश की सत्ता कदमों हो उनके नखून के बराबर। लेकिन एक ऐसा मैं तिरस्कार नहीं कर रहा, काम हम सब लोग कर रहे हैं, पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, एक व्यक्ति पूरे दिन मजदूरी करता है तो क्या शाम को उसको मजदूरी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना। हम भी काम कर रहे हैं, क्या हमें मजदूरी मिल पा रही है? नहीं भाई, हत्याएं नहीं रुक पा रही, बलात्कार नहीं रुक पा रहे, रिजर्वेशन की रक्षा नहीं कर पा रहे। अभी ओबीसी आंदोलन हुआ था, नेट का जो आंदोलन हुआ था, मैं मध्य प्रदेश में गया था उस समय। मध्य प्रदेश सरकार ने जितना हो सकता हो महिला को घसीट घसीट के बिठा, छात्रों को घसीट घसीट कर, क्या हम कुछ ले पा रहे हैं? अपनी मजदूरी ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे। तो समझिए क्यों नहीं ले पा रहे। देखिए, भीम आर्मी को गरीबी उन्मूलन मिटाओ कार्यक्रम में नहीं, बहुत सारे लोगों को पूरी लगी, साफ साफ समझ गया।
भीम आर्मी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ना ही भीम आर्मी ऐसा कोई कार्यक्रम है तो रातों रात आपको जो है इस देश की सत्ता पर काबू करेगा। भीम आर्मी का मतलब समझ लीजिएगा, भीम आर्मी का मतलब यह है कि अगर एक गांव में एक घर बहुजन मूवमेंट का और वो अपने आप को लज्जित फील करता है या शोषित फील करता है तो भीम आर्मी का कोई मतलब नहीं। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान के एक गांव में आपकी यूनिट होनी चाहिए। कहीं बहन है वो खुले में होती है, लेकिन वो आपको जब तक महसूस ना मजबूत ना करने लगे, सुरक्षित महसूस ना करने लगे, तब तक आपका काम करना। ये सिर्फ काम की शुरुआत है। भीम आर्मी का यही काम होना चाहिए, जहां अन्याय शोषण हो वहां भीम आर्मी का कार्यकर्ता बंदूक के सामने खड़ा हो। हमें मजदूरी मिल सकती है, अन्यथा भ्रम जो है दिमाग से सब लोग निकाल देगा। ये जो हम लोगों ने बहुत बड़े भ्रम पाल लिए हैं, कल हम किसी पुलिस वाले के सामने जाकर के रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते थे, कल हम अपनी जाति को छुपाया करते थे, आज हमें अपने धर्म छुपाने पड़ रहे हैं। मुस्लिम अगर कहीं चौकियाधारियों के बीच में बैठा हो तो उसे झिझक होती है कहते हुए कि मैं अहमद हूं, मलिक हूं, खान हूं, पठान हूं। ठीक, तो ये आपको महसूस करना पड़ेगा, इस देश की व्यवस्था को परिवर्तित करना पड़ेगा। हमारे प्रत्येक महापुरुष ने तथागत गौतम बुद्ध हो भारत की व्यवस्था परिवर्तन की, सतगुरु रविदास जी ने भारत की व्यवस्था परिवर्तन की, गुरु नानक देव जी ने, जिनका आज स्मृति दिवस है ना, आज स्मृति दिवस है, उन्होंने भारत की व्यवस्था परिवर्तित की। साहब काशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहब, परियार साहब, सर छोटू राम, बिरसा मुंडा साहब, जितने भी महापुरुष बढ़ेंगे, इन्होंने व्यक्ति की व्यवस्था परिवर्तित की, भारत की व्यवस्था परिवर्तित की, उस समाज की व्यवस्था परिवर्तित की जिस समाज को रहने, खाने, उठने, बैठने का अधिकार नहीं। और मैं उसी समाज में बैठी हूँ, यहाँ जो लोग बैठे हैं ये सब उसी समाज में बैठे हैं जिनका शोषण भारत का सर्व सीमा में था उस समय। आज भी अगर संवैधानिक दायरा लिया जाए, संविधान को उठाकर चला जाए, लोकतंत्र की भाषा देखी जाए, तब भी आज भी हमको पूर्ण आजादी नहीं है। जो व्यक्ति ये कहता हो, क्योंकि बहुत सारे साथी मुझे ऐसे मिलते हैं जिनके पेट भर चुके हैं, जो रिजर्वेशन के आधार पर बड़ी बड़ी नौकरियां कर बैठे हैं, जिनके परिवार उन्नत हो गए हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन आज भी ये बहुजन समाज जो है ना, ये आज भी कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहा, बिल्कुल रह रहा। कोई ये कहता हो चीकर नहीं, स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया जाता है, बिना लड़े बिना मरे उनका आरक्षण मंजूर हो जाता है। हरियाणा में जाट आंदोलन करता है आरक्षण के लिए, ना जाने कितने लोग मरते हैं, कितने लोग जेल चले जाते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन करते हैं आरक्षण के लिए, कितने लोग मरते हैं, कितने लोग जेल चले जाते हैं। और इसी प्रदेश में गुजर आंदोलन करते हैं, कितने लोग जेल जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। समझिए व्यवस्था क्या है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं है, ना ये लोग होने देंगे। ये अपने शासन के बाद लगातार मनुस्मृति की व्यवस्था को धीरे धीरे स्थापित कर रहे हैं। अगर वाकई लोकतांत्रिक की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो साहब काशीराम साहब कहते थे जितनी जिसकी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बात खत्म। भाई जितना हिस्सा तुम्हारा है तुम ले लो, जितना हिस्सा हमारा है हमें दे दो, जितना हिस्सा महिलाओं का है, पुरुषों का है, उनको दे दो। लेकिन ये बात नहीं होगी, क्योंकि ये देश चंद पूंजीपति लोग इस देश को चलाते हैं और यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पूरी पूरी पूंजीवाद की। इस पूंजीवाद से लड़ेगा कौन? आप क्या सोचते हैं? जिसकी फैक्ट्री चलती है वो यहाँ आकर बैठा होगा, आपके बीच में बैठा होगा। एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो 100 करोड़ रुपए मालिक, एक व्यक्ति नहीं होगा। अब 100 करोड़ क्यों करी? 100 करोड़ इतनी बड़ी इनकम नहीं होती। सवर्णों में अगर देखा जाए, उनकी पूंजी को लगाया जाए, देश की 95% धन संपदा, यहाँ के व्यापार, सरकारी नौकरियां उनके चरणों में। इसलिए जुडिशरी में ओबीसी का मुझे बता दीजिए कितना प्रतिशत है? दलितों को छोड़ देते हैं। मुझे आइए पीछे बता दीजिए बैकवर्ड कितने हैं? ये तमाम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई। भीम आर्मी भी वही परिवर्तन करी। भीम आर्मी लड़ी नाम तक, हत्या हुई तो लड़ी, रेप हुआ तो लड़ा, किसी बुजुर्ग को पीटा गया तो लड़ा, 2 अप्रैल में लड़ी ना भीम आर्मी।
अब लड़ाई मजबूत कर दी, मजबूत लड़ाई होगी, मजबूत लड़ाई होगी। जैसे मानसू भाई ने बताया, पूरे देश में कहीं भी कुछ गलत होता है तो समाज उम्मीद करता है, बहनें उम्मीद करते हैं, बुजुर्ग उम्मीद करते हैं कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता को फोन करो, वो आकर के मदद करे, ये उम्मीद करता है। तो भीम आर्मी को बोलो कुछ उम्मीद रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। उसी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने राजनीतिक दल का निर्माण किया, भीम आर्मी ने राजनीतिक दल का निर्माण किया, जिसका नाम आजाद समाज पार्टी, जिसके प्रभारी यहाँ पर जी है, रहमान जी है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हमारी बहन मीना जी है, और हमारे युवा विंग के अध्यक्ष नाम सुनील भिंडा जी हैं। उस पार्टी का निर्माण किया, लेकिन वो पार्टी चलेगी कैसे? दो रास्ते हैं उसको, एक तो किसी का सहारा लिया जाए और फिर उसके इशारे पर नाचा जाए, दमू देखा हाथ से बजाते रहेंगे तो सहारा लेंगे तो इशारा तो मारना पड़ेगा। और एक ये है कि आप लोग भरपूर मेहनत करें, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर, साहब काशीराम साहब को पढ़कर, फूले साहब को पढ़कर भरपूर मेहनत करें। और इसलिए मेहनत करें, अपने लिए मेहनत ना करें, इसलिए मेहनत करें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मेहनत की, उनसे अगली पीढ़ी को मिला, और साहब काशीराम साहब ने मेहनत की, उनसे अगली पीढ़ी को मिला। ये समझ के मेहनत करें कि हम जो मेहनत करेंगे वो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी को मिले। तो तब जाकर कहीं आपको आपकी मजदूरी मिल सकती है। अगर आप ये सोचते हैं कि बहुजन मूवमेंट में, अम्बेडकरी मूवमेंट में आज ही आपको अपनी मजदूरी चाहिए, तो मुझे ये लगता है, मैं बिना झिझक के कहता हूं, मैंने अभी पंजाब में भी कहा कि जहां नाश वहां सब सत्यानाश। जो व्यक्ति ये चाहता है उसे आज ही अपनी मजदूरी चाहिए, वो अपने घर चला जाए, अपने बच्चों का काम खत्म करे, अपने बच्चों को ये बेहद जरूरी हो गया, अब जरूरी हो गया। ये किस लिए जरूरी हो गया है ये समझना पड़ेगा। आज यहाँ रतन सिंह अगर बोल रहा है तो कल इसकी कब हत्या है ये नहीं पता। अगर चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं कब उनकी हत्या जाए ये नहीं पता। रईस मलिक जी बोलते हैं तो उनकी हत्या कब हो ये नहीं पता। ये इसलिए जरूरी हो गया। जब हम गुरु रविदास घर आंदोलन से जेल से छूट करके आए तो साथी ने मुझे पूछा और कहा यार जेल जाने का शौक हो गया है क्या? जब भैया तो जेल चले जाते हो। हमने कहा भैया शौक नहीं है, तो चाहते ही नहीं जेल जाना, हमारा तो समय खराब होता है, आंदोलन करते हैं तो समय खराब होता है, बिना वजह सड़कों पर घूमते हैं तो समय खराब होता है। हम तो ये चाहते हैं संवैधानिक की सारी आईपीसी की जितनी धाराएं हैं उन पर काम होना शुरू हो जाए। भीम आर्मी तो फिर इस देश के उन गरीब तबके को पढ़ाने की ओर लगेगी जहां से देश की व्यवस्था को बदला जा सकता है। लेकिन ये होगा कब? ये होगा कब ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए कि बात चल रही थी माननीय काशीराम साहब ये मूवमेंट बाप से पीएस और बहुजन समाज पार्टी, इन सब की बात अभी कहीं इनडायरेक्टली तौर पर हमारे रईस मलिक साहब ने, मैं आपको बता दूं किस देश में तब तक बहुजनों पर राज आया है, कानूनी व्यवस्था को मजबूत किया गया, बिल्कुल किया गया। लेकिन वो व्यवस्था कब तक मजबूत हुई है? तब तक राज बहुजनों पर रहा है जब तक उस व्यवस्था में उन घुसपैठियों ने घुसने का काम किया है जो यूरेशिया से आए लोग हैं, तब तक उस व्यवस्था को कमजोर किया गया। इसी प्रकार जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के आने के बाद आज के एक नाश सब सत्यानाश हुआ। वो ये कहता है आपके आज भी चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, यहाँ भी कुछ कार्यकर्ता होंगे, पूरे भारत में होंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के आने के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खत्म हो गई। माननीय साहब काशीराम समझाते रहे कि हम इस देश के शासक बन सकते हैं, हम इस देश के शासक बन सकते हैं, लेकिन लोगों ने नहीं सुनी और उसको खत्म कर दिया। खत्म करने का मतलब ये नहीं उस पार्टी का विश्लेषण खत्म हो गया, कार्यकर्ता खत्म नहीं, विचारधारा से भटकी हुई पार्टियां खत्म हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार मौजूदा समय में साहब काशीराम साहब ने जिस पेड़ को लगाया था, जिस बीज को लगाया था, उस बीज की वो बीज विचारधारा भीड़ हो चुका है। वो कहता है ना हाथी नहीं गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी तक से भाई ने कहा कि हाथी गणेश तभी बनेगा तब हाथी की हत्या की जाए, यानी कि एक विशालकाय जानवर की हत्या करिए तब जाकर एक छोटा व्यक्ति और एक जानवर का मिलन होकर के किसी चीज की रचना हो सकती। वो विशालकाय जानवर कौन है? वो विशालकाय है ये बहुजन समाज के लोग। इनकी जब हत्या होगी तब निर्माण होगा। हम ये छोटी सी बात आज तक नहीं समझ पाए, हमारी मौजूदा पार्टी बात को नहीं समझ पाई।
लेकिन आज का युवा आज की बहन इस बात को समझ पा रहा है। ये नीला पन्ना के लिए मैसेज नहीं है, ये नीला पन्ना ऐसा नहीं है। आज आरएसएस के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, बीजेपी के लोग हो, यहां तक कि मनवादी व्यवस्था के लोग भी हो, जब इसको देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये कार्यकर्ता भीम आर्मी का है। ये व्यवस्था स्थापित हो रही है, ये मजबूत व्यवस्था भारत में स्थापित हो रही है। हम ये चाहते हैं जब तक कहीं अन्याय अत्याचार हो और वहां नीले पन्ने के लोग निकले तो दूसरे के दिमाग में खौफ होना चाहिए बीमारी में। अब हमें समझने करना क्या, हमें किस तरीके से आगे की ओर बढ़ना है। हो सकता है हमारे पास व्यवस्था ना हो, मैं अगर सवाल कर दूं कि इसको क्या परेशानी है, सबसे पहली परेशानी की हमारे साथ ये बताएंगे कि भैया अर्थव्यवस्था से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कमजोर। मेरे साथ एकदम से खड़े हुए हर प्रदेश की समस्या है, लेकिन ये समस्या ना तो मैं दूर कर सकता, ना भाई तुमसे का आजादी दूर कर सकता। इसलिए मैंने आपको फैक्ट्री है ना पेड़ है जिसको नू हिलाया और 100-500 के निकले कार्यकर्ता को बांटते जाओ भाई काम करो, नहीं। बस इस वजह से संदर्भ में एक बात मैं कहूंगा, जब कभी आपके पास धन आ जाए, आपकी बिजनेस अच्छा चलने लगे, तो तथागत गौतम बुद्ध को देखिएगा, गौर से देखिएगा उनकी आंखों में और समझिएगा कि ये व्यक्ति राजा था, इसके पूर्वज राजा थे, लेकिन समानता के आंदोलन के लिए इस व्यक्ति ने अपना सब कुछ छोड़ करके एक मूवमेंट को चलाने का काम। जब कभी महसूस किया हो कि बहुत गरीब हो गए हैं, घर में खाने के लिए दाना नहीं है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की आंख से आंख मिलाइए, बाबा साहब अम्बेडकर की आंख से आंख मिलाइएगा और सोचिएगा कि ये वो इंसान है जिसके पास कुछ नहीं था, तिरस्कार के सिवाय कुछ नहीं था, फिर भी देश को संविधान दिया जिसकी महिलाओं को अधिकार दिए, देश के अछूतों को अधिकार दिए, और सब कुछ पा करके भी सब कुछ छोड़ दिया। आंख से आंख मिलाइएगा, फौरन शरीर में ऊर्जा का एक ऊर्जा जो है प्रभावित हो गया और आप पहले की तरह उठकर खड़े हो गए। साहब काशीराम साहब के सामने भी परेशानी था भाई, कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब बहुत परेशानी है, चले कैसे, उस समय साइकिल का दौर है, मोटरसाइकिल का दौर। तो साहब ने कहा ये संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, जब कोई पदाधिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे तो उसके किराए की व्यवस्था, उसकी रोटी की व्यवस्था और उसके सोने की व्यवस्था मौजूदा समय के कार्यकर्ता और पदाधिकारी करेंगे जो बहुजन मूवमेंट को समझते हैं। आज मैं ये साबित से कहता हूं, आज राजस्थान में हम लोग नौकरियां लेकर के बड़े छोटे छोटे बिजनेस करके डेवलप हो रहे हैं। हम इतने कमजोर राजस्थान में नहीं रहे कि अगर धनबाद जी 100 किलोमीटर जाते हैं 500 रुपए खर्च करके बस में बैठ करके, तो आप इनके रहने की और एक खाट की व्यवस्था ना कर पाओ। राजस्थान में इतने कमजोर नहीं होते। सिर्फ एक मन बना लीजिए कि अब घर घर तक भीम आर्मी का झंडा बुलंद करना है, घर घर तक भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करना है, घर घर तक ये मैसेज लेके जाना है चंद्रशेखर आजाद भाई कभी भी किसी का सहारा नहीं लेंगे, और जब वो किसी का सहारा नहीं लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन मूवमेंट के लिए काम करेंगे, किसी के सहारे पर काम नहीं करेंगे। ये मतलब अगर आप लोगों ने एक बार मन बनाया, मेरे साथी तो भी कह रहे थे कि बिना 23 में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, मैं तो नकारता हूँ इस बात को, बिल्कुल नकार देता हूँ, सिरे से नकारता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे साथी ने झूठ बोला भी, मैं कहता हूँ अगर 6 महीने मिलकर काम कर दिया आप लोगों ने तो इस प्रदेश में खाली सरकार साथी की सरकार होगी। और जिस दिन आपकी सरकार होगी ना यहाँ, उस दिन न्याय स्थापित कैसे होगा, उस दिन सामाजिक और राजनीतिक समानता कैसे आती है, उस दिन आर्थिक समानता कैसे आती है, ये बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग बताएं। अब देखिए भीम आर्मी के थोड़ा सा काम डिफाइन कर दूं, भीम आर्मी का काम तो बहुत सारा, लेकिन अब जो भीम आर्मी का काम होना चाहिए उस पर ध्यान दीजिए। मैंने पहले ही बताया कि पूरे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कोई घटना घट जाती है तो व्यक्ति या बहन या बुजुर्ग एकदम से कहता है भीम आर्मी के लोगों को फोन, यानी कि हम चाहते हैं
उस परिवार का सहयोग करते हैं। इस बीच मैंने एक चीज और कही थी कि भीम आर्मी कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। उस शब्द का मतलब समझ, भीम आर्मी से लोग उम्मीदें करते हैं। जो अब से पहले व्यवस्था थी कि हमारे नेता आपस में कुछ हुआ, थाने कोर्ट कचहरी में जाते थे और आपस में समझौते के नाम पर सुविधा शुल्क लिया करते थे, भीम आर्मी ने किया है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सुविधा शुल्क की ओर जा रहा हो, वो मेरी चेतावनी समझ ले, मुझे भी समझ ले, यहाँ बैठे लोगों को भी समझ ले कि वो रुक जाए, बिल्कुल रुक जाए। कहीं अगर हम उस बीच में आ गए तो उसको कहीं किसी लाइन छोड़ेंगे। तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता जब निस्वार्थ होकर के अपनी मोटरसाइकिल में अपना तेल फूक करके अपने घर से रोटी खा करके समाज में निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, अब हम जिसका भी काम करेंगे, जिसके भी शोषण में जाएंगे, जिस गांव, जिस गली, जिस मोहल्ले में जाएंगे, वहां जाकर के एक बात सिद्ध करेंगे कि अब हमें मजदूरी चाहिए, हमें मजदूरी चाहिए, हमें आपके वोट की जो ताकत है वो चाहिए। आपने अब तक सब लोगों को वोट दिया, सब सरकारों का शासन रहा, एक बार आपके वोट की ताकत हमें, इतना काम कर लीजिए। मैं लिख कर देता हूं, मैं लिख कर देता हूं, इस प्रदेश में आजाद समाज पार्टी को रोकने वाले की किसी की औकात नहीं होंगे और नहीं होगी। सिर्फ इतना काम शुरू कर दीजिए, प्रण बना लीजिए। भीम आर्मी का सबसे पहला काम होगा वोट तैयार करना, चुनाव लड़ना नहीं, वोट तैयार करना। सिर्फ चुनना है भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र में जाकर वोट तैयार करना है, लोगों को बताना है हमने क्या क्या किया। मुझे नहीं लगता आपके राष्ट्रीय लीडरान ने भी, प्रदेश और जिले के लीडरान को तो मैं छोड़ भी दूं, राष्ट्रीय लीडर ने भी इतने काम कर दिए हैं। अगर आप उसी का बखान करके लोगों को बताना शुरू कर देंगे तो लोग 100% सेटिस्फाई होंगे। वो चाहे तो ओबीसी आंदोलन का मामला हो, वो चाहे SC/ST एक्ट का मामला हो, वो चाहे हमारी बेटियों के साथ हो रहे दुराचार का मामला हो, वहां कार्यकर्ता तो बाद में पहुंचता है। आपका राष्ट्रीय लीडर जिसका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण है, वो सबसे पहले। और मुझे लगता है इससे मजबूत लड़ाई पूरे भारत में कोई लड़ नहीं रहा। एक नेता मुझे ऐसा बता दी थी, अभी दिल्ली में एक छोटी सी बहन का 6 साल की गुड़िया का 8 साल की थी, 8 साल की गुड़िया का रेलवे का आधा से नीचे बांध दिया। हाँ, सिपाही बच्चे दे बैठे हम सीनों आंदोलन किया भाई वाली से। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, जब वहां भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं तो अगले दिन ट्वीट आता है आगे मुख्यमंत्री का, नहीं हम उस मीडिया के साथ पहुंचे। तीसरे दिन वहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता भाई राहुल गांधी जी पहुंच जाते हैं। तो समझिए ये ताकत क्या है। मैं अगर ये कहने लगूंगा ये ताकत भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाई, वो भी कहेंगे आए तो पूछेगा, ये मेरा स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा, ये ताकत भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाई नहीं, ये ताकत किसने बनाई तो आप लोगों ने बनाई। आज भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे देश के अंदर दहाड़ते हैं, बोलते हैं, गरीब परिवार से निकल करके बोलते हैं, ये ताकत सब आप लोगों की है। इस ताकत को बुला रखिए, इस ताकत को अगर आपके पास आगे बना देता है ना तो 6 साल इस देश की सबसे बड़ी खुशी यहाँ के बहुजनों के कदम होगी। ये ताकत बना रखिए। लेकिन बहुजन मूवमेंट में जो व्यक्ति स्वार्थ से काम करते हैं, स्वार्थवश काम करते हैं, स्वार्थ मतलब जानते हैं, मैं स्वार्थ को बिजनेस से नहीं होता कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा, आप मुझे कुछ दोगे, ये बिजनेस होता है ना। भाई मैंने आपके लिए कुछ किया तो फिर उसके लिए आपने मुझे कुछ दिया, बिजनेस। स्वार्थ भी उसी कड़ी में आता है कि मैं अगर मूवमेंट में काम करूंगा, कल मैं MP MLA बन जाऊंगा, कल मैं मंत्री विधायक बन जाऊंगा, ये स्वार्थ है, इसको मत पालिए। स्वार्थ को बिल्कुल मत पालिए। स्वार्थ को जितना पालते चले जाओगे, स्वार्थ उतना बाढ़ की तरह आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आपकी उन्नति में सबसे बड़ा अगर कोई शब्द है तो उसका नाम स्वार्थ। बिल्कुल स्वार्थ मत पालिए। सिर्फ बहुजन मूवमेंट को मजबूती के साथ आगे की ओर लेकर चलते चले जाइए, लोगों को तैयार करते चले जाइए। जब आप 100% अपना देते हैं मूवमेंट को, तो फिर बिना रटन आपको कैसे जाएगा, इस सब चीज को छोड़ दीजिए। बिना रटन पर आपकी सूचना ऐसे जाएगी बहुत तेज होकर, मुझे पता लग जाएगा कि उस प्रदेश के अंदर उस जिले का ये पता देना कितनी मजबूती से काम कर रहा है कि उसका काम सराहनीय है। जैसे भी आपके प्रदेश अध्यक्ष ने हमारी जिला अध्यक्ष का नाम पढ़ दिया, जिस दिन भी वो जिला अध्यक्ष का स्वार्थ सामने खड़ा करेगा उस दिन यहाँ आपके प्रदेश अध्यक्ष का नाम पड़ेगा। तो समझ लीजिए
स्वार्थ भावना से कोसों दूर रखिए, बिल्कुल दूर रखिए। और साथियों की और महत्वपूर्ण चीज, शिक्षा का प्रचार प्रसार किसी भी बुरे से बुरे समय पर रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। बीमार की पाठशालाएं गांव में लगातार खुलती रहनी चाहिए, उन पाठशालाओं से ही जो आज हम खड़े हैं तो उन पाठशालाओं के लिए हम जिंदा हैं तो उन्हीं पाठशालाओं के लिए हैं, क्योंकि उन्हीं पाठशालाओं में आप छोटे छोटे बच्चे तैयार कर सकते हैं, छोटे छोटे मेटराइट तैयार कर सकते हैं। जब आपको फूले पैरियार साहू की विचारधारा पढ़ाएंगे, जब आपको बुद्ध गुरु नानक संत कबीर को पढ़ाएंगे, गुरु रविदास को पढ़ाएंगे, तो वहीं से ही एक बड़ा रेवोल्यूशनरी पैदा होगा, वहीं से आंदोलनकारी पैदा होगा। आंदोलनकारी लड़ाई झगड़े वाला नहीं, अम्बेडकरी आंदोलन समानता का आंदोलन है, महिलाओं के लिए आंदोलन है, यहाँ के छूतों के लिए, सिंदूरों के लिए आंदोलन है। वो वहीं से पैदा होगा। तो कितनी भी बड़ी परेशानी हो, हर गांव में बीमारी की पाठशाला की स्थापना कीजिए और सबके लिए द्वार खुले रखिए, सबको कहिए आइए आकर के यहाँ पर शिक्षा दें, क्योंकि हमारा इतिहास इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जैसे मुसलमान को देश माता का गद्दार कहा जाता है, मैं नहीं कहता, ये कहा जाता है। लेकिन जब नेट पर निकाल कर पढ़ता हूँ, इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा मरने वाले मुसलमान हैं, ये बात मैंने कहा, ये नेट पर लिखा हुआ है। समझिए कि जिसको आतंकवादी कहा जाता है वो देश की आजादी में लड़ने वाले सबसे अगली पंक्ति में खड़े हुए लोग, यानी कि उनके इतिहास को दबाने का भी प्रयास किया गया होगा। तो ऐसे महापुरुष दलितों के महापुरुष बहुत हैं। झारखंड के 2 आदिवासी थे, सिद्धू और कानू, बहुत कम लोग नाम जानते हैं। 1855 में 30,000 लोग मरे थे आदिवासी समाज, अंग्रेज दूसरे आजादी के 30,000 लोग, ऐलान कर किसी को नहीं ना। तो ऐसे ना जाने कितने इतिहास दफन है, कितने इतिहास दफन। अभी मैं कल माता फातिमा सिंह की साथ जयंती थी, तो मैंने सोचा विकिपीडिया पर निकालूंगा, देखो क्या है। मुझे उनकी जयंती का पता नहीं लग पाया, गूगल पर नहीं मिल पाई कि उनकी जयंती कब। तो समझिए हमारे इतिहास धीरे धीरे करके दफना जा रहा है, बिल्कुल दफना जा रहा है। जैसा कि एक विवाद चल रहा है, राजा वीर बोल रहे हैं, गुर्जर समाज के लोग कहते हैं ये हमारे हैं, राजपूत समाज के लोग कहते हैं ये हमारे हैं। इतिहास से कहते हैं कि गुर्जर समाज के हैं, उस पर पूरा विवाद चल दिया है। इसलिए किसी उनके सामने वीर गुर्जर महाराज लिखा गया, पूरे प्रदेश में जबरदस्त विवाद चल रहा है। तो ऐसे अनगिनत महापुरुष हैं, अगर आप भूलना शुरू करोगे इतिहास में और पढ़ना शुरू करोगे तो हिल जाओगे, इतना बड़ा इतिहास है। भीमा कोरे गांव का इतिहास तो याद होगा ना, कितने लोगों ने पढ़ा भीमा कोरे गांव? हम लोगों ने पढ़ा, बताइए याद करके। भीमा कोरे गांव का इतिहास वो है, ऐसे झाड़ और हांडी उतारने के लिए 500 लोग 28,000 लोग थे, रुके क्या से तेजी से ये तो वो कौन है, ये अगर काम करना शुरू कर दे तो किसी की कोई भागीदारी हिस्सेदारी नहीं, मांगना मांगना किसी कुछ नहीं, देने वाले लोग किसी देश समझ जाए, किसी देश। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आए जितने हमारे पदाधिकारी पार्टी के हैं, जितने संगठन कार्यकर्ता हैं, अब आज के बाद वो एकजुट होकर के अपनी मजदूरी के लिए काम करेंगे, अपने बच्चों के लिए काम करेंगे, अपने आने वाले भविष्य के लिए काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे। इस बीच में आह्वान करता हूँ उन तमाम साथियों का जो यहाँ की गर्मी के माहौल में भी बैठे हुए हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, बहुत शांति से सुननी है। मैं आह्वान करता हूँ यहाँ की प्रदेश कमेटी का, सबसे महत्वपूर्ण बात जैसे मुझे रेशमनी जी के विषय पता लगा है कि 29 दिन यहाँ रहते हैं, इसी के लिए करता हूँ। 2-3 महीने हो चुके हैं लगातार राजस्थान में 28-29 दिन लगातार काम कर। आप जैसे मजबूत कार्यकर्ता हुए सानिध्य में काम करते, चंद रहने से अपनी बात करते। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में मिजाज रखते हैं। बीमार भी के लोग कल की परवाह नहीं जो करते